हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 1 मार्क्स के लिहाज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा। ये आपका 12th पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और ये है आपका चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में डैश को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो इसका आंसर है सैन्य खतरे को जो है सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक माना जाता है किसी देश के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरोध किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि जो अपरोध है इसके बारे में ऑलरेडी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है। तो याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और इसको कृपया करके पढ़ लीजिएगा और इसको एक बार आंसर राइटिंग करके देख भी लीजिएगा कि आप लिखने में एबल हो रहे हैं कि नहीं हो रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या अवरोध किसे कहते हैं। अवरोध अर्थात रोक और संतुलन, जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता और इसी स्थिति को जो है हम अवरोध कहते हैं। सपोज कि दो देश है और दोनों देशों के पास जो है 5-5 नंबर की जो है पावर्स है और दोनों देशों को पता है कि दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है और दोनों ये जानते हैं कि यदि इन दोनों में से किसी ने भी युद्ध स्टार्ट करा, मतलब दोनों में से किसी ने भी युद्ध स्टार्ट करा तो दोनों को ही जो है जो पावर है वो डाउन में हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए दोनों में से कोई भी पक्ष युद्ध उठाने का जो है युद्ध उठाने का या फिर युद्ध को शुरुआत करने का जो है खतरा नहीं उठाना चाहता। ठीक है, तो यही जो है अपरोध का अर्थ है सिंपल वे में अगर हम कहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। याद रखिएगा ये पारंपरिक नहीं अपारंपरिक है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आपका लास्ट ईयर भी पूछा गया था, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। वो है मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताई थी, ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, याद रख लीजिए, लिख करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आ गया गलती से भी 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का तो आप फंस जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो लिख करके एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुई थी में डैश पर काबू रखने के लिए डैश को कम करने के निर्देश बताए गए हैं। तो इसको जरा फिट करके देखते हैं आंसर्स को अब कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के निर्देश बताए गए हैं। और यदि आपको और भी अधिक जानना है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बारे में, तो ये आपका जो आप नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, जो आपका 8th चैप्टर है पर्यावरण के ऊपर, वहाँ पर जो है आपको इस टॉपिक को जो है डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी बातें मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत ने जो है 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। तो सबसे पहला पूछा तो ऑब्वियसली 1974 इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो 1974 के अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था सबसे पहला। 1974 के अंदर ये किया था पोखरण के अंदर। ठीक है, पोखरण एक जगह है, रेगिस्तानी पूरा जगह है और राजस्थान के अंदर आता है ये। तो इस पोखरण जगह पर ये पर पहला जो हमने टेस्ट किया था, परीक्षण किया था, जो कि फेल हो गया था। याद रखिएगा, फेल हो गया था। ओके, याद रखिएगा चीज़ को। उसके बाद जैसे ही हमारा फेल हुआ तो हमने कुछ मतलब बहुत सालों के बाद 1998 के अंदर जो है दोबारा बनाने की कोशिश करी और इस बार जो है हमारा जो परीक्षण था परमाणु परीक्षण वो जो है सफल हो जाता है। और ये जो सेकंड वाला है ये भी जो है पोखरण नामक स्थान पर हुआ था, राजस्थान के पे। ठीक है, और यदि आपको जानना हो कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा फेल हो गया था वो हुआ क्यों था फेल, अगर आपको इसके पीछे का कारण जानना है तो एक मूवी है पोखरण या फिर परमाणु नाम करके मूवी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है, पोखरण या परमाणु, जो कि ये जॉन इब्राहिम है ना, वो है इस फिल्म के हीरो। तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि पहला जो हमारा परमाणु परीक्षण था वो क्यों आखिरकार जो है फेल हो गया था। अब चलिए, ये तो हुए पूरी भारत की बात। अब जरा जान लेते हैं कि 1967 से पहले
जहाँ पर 1967 में क्यों बोल रहा हूँ, आगे एक और नया क्वेश्चन आएगा वहाँ पर समझाऊंगा कि 1967 मैंने यहाँ पर अभी क्यों बोला है। देखिए 1967 से पहले विश्व के अंदर लगभग 5 ऐसे देश थे जिनके पास परमाणु हथियार थे, मतलब जिन्होंने अपना जो है परमाणु परीक्षण सफल रूप से कर लिया था। तो सबसे पहला जो नंबर पे आता है वो आता है यूएसए, जिसने जो है 1945 के अंदर ही जो है परमाणु परीक्षण कर लिया था। और 1949 के अंदर 4 साल बाद ही जो है यूएसएसआर या रशिया बोलिए, इनने जो है कर लिया था। और उसके बाद 1952 के अंदर ब्रिटेन ने कर लिया, और 1960 के अंदर फ्रांस ने, और 1964 के अंदर जो है चाइना ने कर लिया। और 1967 के अंदर आपकी जो है एनपीटी की संधि आई थी, याद रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा एनपीटी के बारे में पूरा डिटेल में अभी, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि ये कुछ देश है, 5 देश हैं जिन्होंने 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण जो है सफल रूप से किया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि CWC, BWC और ABM का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए CWC की फुल फॉर्म क्या है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि 1992 में जो है हुई थी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है BWC की फुल फॉर्म, वो है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि हुई थी 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। और एक और है आपका ABM, उसको बोलते हैं हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, 1972। याद रखिएगा। आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, बट मैंने बनाया नहीं है। वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण के किन्हीं 2 संधि के उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसी कोई 2 संधियाँ बताओ जो कि निशस्त्रीकरण के ऊपर बल देती हो। तो वहाँ पर जो है आपको CWC और BWC जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों जो है निशस्त्रीकरण वाले एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। और आपका जो ABM है, ये जो है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्त्र नियंत्रण से संबंधित कोई एक संधि का वो दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो उस समय पर आपको जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है लिखना होगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी जो है व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम कहते क्या है आखिरकार। उस व्यवस्था को जो है हम सरकार कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बट ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं श्योर हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जो है डिस्कस करा दिया जाए, ठीक है। याद रखिएगा, किसी देश के अंदर भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए, मतलब एक बाउंड्री के अंदर जो भी खतरे आ रहे हैं, आंतरिक खतरे आ रहे हैं, उन खतरों से निपटने के लिए एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था का नाम ही क्या है, सरकार। यहाँ पर सरकार होती है जो कि हर एक समस्या का समाधान करने में लगी रहती है, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नए प्रकार के खतरे, हाँ, नए प्रकार के खतरों के किन्हीं 3 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर नए प्रकार के जो खतरे हैं ना, अपारंपरिक वाला, उसमें से कोई आपको 3 एग्जांपल्स देने हैं। तो आतंकवाद हो गया, वैश्विक तापवृद्धि जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वैश्विक गरीबी हो गया, या वैश्विक निर्धनता भी लिखते हैं इसको, ठीक है। और आपका नेक्स्ट हो गया महामारी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये रहा जिस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूछा गया कि एनपीटी की फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो सबसे पहले एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 के अंदर हुई थी। अब मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा था, उस समय पर मैंने लिखा था ना वहाँ पर साइड में, 1967 से पहले ऐसे 5 राष्ट्र थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण जो सफल रूप से कर लिया था। तो यहाँ पर इस एनपीटी की संधि का यही मेन लक्ष्य था कि जिस जिस राष्ट्र 1967 से पहले, ठीक है, 1967 से पहले जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण जो है सफल रूप से कर लिया है, केवल उन्हीं राष्ट्रों को जो है परमाणु हथियार रखने की इजाज़त दी जाएगी। और बाकी राष्ट्र जो इस एनपीटी संधि के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, उन लोगों को भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार रखने की आवश्यकता या फिर जो कोई भी इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी भविष्य के अंदर, यदि एक बार आप यहाँ पर साइन कर देते हैं। और इसीलिए जो है भारत ने जो है एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कहा, उस टाइम पर जो है भारत ने कहा कि हमको जो है एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करने, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण नीति है। इस भेदभावपूर्ण नीति कहने का मतलब क्या है कि ये जो है कुछ राष्ट्रों को, मतलब उन 5 राष्ट्रों को जो है परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देता है, और बाकी राष्ट्रों को जो है बोलता है कि आपको परमाणु हथियार नहीं रखना है। तो ये जो है पूरा एक अनफेयर हो गया था, इसलिए जो है इस संधि के ऊपर हमने हस्ताक्षर करे ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
विश्व सुरक्षा की धारणा किस दौर में उभरी? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सुरक्षा की जो अवधारणा, जिसको हम मानवता की सुरक्षा भी बोलते हैं, वो जो है 1990 के दशक के बाद जो है 1990 के दशक में जो है विश्व सुरक्षा की अवधारणा जो है उठ करके निकल करके आने लग गई। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी देश के किन्हीं दो केंद्रीय मूल्य बताइए। तो याद रखिएगा बाहरी खतरों वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वहाँ पर अपने नोट्स के अंदर। तो किसी देश के लिए जो केंद्रीय मूल्य होते हैं वो देख लीजिए क्या है, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। संप्रभुता मतलब एक आज़ादी टाइप से होनी चाहिए, और क्षेत्रीय अखंडता मतलब, अखंडता का मतलब क्या होता है कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब मेल मिलाप हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CBM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका बहुत ही इजी है वैसे, बट बच्चे देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं इस पर भी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बहाली के उपाय। याद रखिएगा ये भी एक उपाय है जो कि पारंपरिक जो खतरे हैं ना उनसे निपटने के लिए टोटल मैंने आपको 5 तरीके बताए थे। उन 5 तरीकों में से जो 5वें नंबर का जो तरीका था वो यही था कि विश्वास बहाली कर लो तो आपको खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में प्राथमिक लक्ष्य डैश की रक्षा करना होता है। तो सबसे पहला अपारंपरिक धारणा की बात की जा रही है, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा कि अपारंपरिक धारणा में प्राथमिक लक्ष्य जो है किसको लेकर के होता है? वो होता है कि मानवता की रक्षा करनी है हमको, जहाँ पर किसी जो है आंतरिक या बाहरी खतरों की बात नहीं होती है। आंतरिक और बाहरी खतरे की जो बात है वो पारंपरिक धारणा के अंदर होती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि से जो ग्लोबल वार्मिंग है यदि वो होता है, तो वैश्विक ताप वृद्धि से यदि समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठेगा, मतलब जो पानी है, पानी का स्तर यदि 2 मीटर और ऊंचा उठ जाएगा तो उससे जो है क्या क्या प्रभाव होंगे। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन को बनाया, लेकिन आपसे स्टेटमेंट के रूप में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बना करके दे सकते हैं, और वो आंसर जो है कुछ इसी में से ही निकलेंगे तो निकलेंगे। अब आपका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि यदि वैश्विक ताप वृद्धि से 2 मीटर अगर पानी जो उठ जाता है, समुद्र तल का जो पानी है उड़ जाता है ऊपर 2 मीटर ऊंचा, तो उससे क्या होगा कि बांग्लादेश का जो 20% भूभाग है, जो जमीन है, वो डूब जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, और जो मालदीव, एक मालदीव देश है पूरे दक्षिण एशिया के अंदर, मालदीव जो देश है वो जो पूरा का पूरा ही डूब जाएगा। मतलब क्या कि मालदीव जो एक आइलैंड है और वो जो देश है मालदीव, वो पूरा का पूरा ही जो है डूब जाएगा यदि 2 मीटर ऊंचा उड़ जाता है समुद्र तल तो। और जो थाईलैंड है, थाईलैंड की जो 50% आबादी है उनको जो है खतरा होने लगेगा समुद्र तल यदि 2 मीटर ऊंचा उड़ जाता है तो। याद रखिएगा यहाँ पर कि इन दोनों के अंदर तो भूभाग की बात की जा रही है, जमीन की बात की जा रही है, लेकिन थाईलैंड के अंदर जो है 50% आबादी की बात की जा रही है। यहाँ पर ये फोकस रखने वाली बात यहाँ पर यही है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।